नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। और वहीं हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई पदों पर नियुक्ति से पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी की खबरों के बीच अब धारूचल से लगातार तीसरी बार विधायक बने हरीश धामी ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने उनकी हमेशा अनदेखी की। और वहीं कांग्रेस हाईकमान ने रविवार को पूर्व विधायक करण महरा को प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। और जबकि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर पार्टी में फिर शामिल हुए यशपाल आर्य को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पटखनी देकर पहली बार विधायक बने भुवन चंद कापड़ी को राज्य विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष बनाया। और वहीं इसी पर टिप्पणी करते हुए हरीश धामी ने आरोप लगाया कि नियुक्तियों में मेधा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले हरीश धामी ने कहा कि मैं विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए उपयुक्त था, लेकिन इस बार भी मेरी उपेक्षा ही रह गई। और वहीं उत्तराखंड मामलों के पार्टी प्रभारी कांग्रेस महासचिव देवेंद्र यादव द्वारा मेधा को नियुक्ति का आधार बताए जाने संबंधी बयान पर निशाने पर बोलते हुए कहा कि हरीश धामी ने पूछा कि सालों से पार्टी का झंडा उठाने वालों पर पहली बार विधायक बने लोगों को तरजीह देना क्या मेधा कहलाता है। और हरीश धामी ने आगे कहा कि वो एक फौजी के परिवार में पैदा हुए जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी दोनों टांगें गंवा दी थी। और वहीं सीतापुर में बुधवार को पुलिस ने महंत बजरंग मुनिदास को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक धार्मिक जुलूस के दौरान मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी देने वाले बयान पर गिरफ्तार किया गया। और वहीं महंत के उस बयान के बाद मुस्लिम महिलाओं ने धरना प्रदर्शन भी किया था। और ऐसे में घटना के 6 दिन बाद पुलिस ने मामले में प्राथमिक दर्ज की थी। और वहीं पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सीतापुर में एक हेट स्पीच का वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें खैराबादी के बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनिदास हेट स्पीच दे रहे थे। और वहीं वायरल वीडियो में महंत द्वारा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे, जिसको लेकर जिले की मुस्लिम महिलाओं ने जोरदार विरोध भी किया था। जिसके बाद हेट स्पीच को लेकर पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया था। और वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी 1 हफ्ते के अंदर महंत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। और इस मामले में बुधवार को सीतापुर पुलिस ने महंत बजरंग मुनिदास को अब गिरफ्तार कर लिया। और वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों हेट स्पीच के वायरल वीडियो में स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि वो भीड़ के सामने मुस्लिम महिलाओं और बेटियों के बारे में बोल रहा है और वो महिलाओं को घर से निकाल कर रेप करने की बात कर रहा है। और इस वीडियो को जूबियर नाम के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया था। और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था और वहीं अब इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। अब वहीं आम आदमी पर महंगाई का वार जारी है और पेट्रोल डीजल के दाम तो पिछले कई दिनों से बढ़ ही रहे थे और वहीं अब पीएनजी के दाम में भी एक बार फिर से आग लग गई है। दरअसल प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने घरेलू पाइप नेचुरल गैस की कीमतों में अप्रैल में दूसरी बार बुधवार आधी रात में करीब ₹4.25 प्रति मानक क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी कर दी। और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में पीएनजी महंगी हो गई और आईजीएल के देर रात के नोटिफिकेशन के अनुसार नई कीमतें 14 अप्रैल 2022 यानी कि गुरुवार से प्रभावी होंगी। और वहीं कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया है कि ये वृद्धि इनपुट गैस की लागत में बढ़ोतरी को आंशिक रूप से कवर करने के लिए की गई है। और वहीं दिल्ली में आईजीएल ने गुरुवार से सीएनजी की कीमत करीब ₹2.5 प्रति किलोग्राम बढ़ाकर करीब ₹71.61 प्रति किलोग्राम कर दी। और वहीं बात की जाए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की, तो यहाँ पर भी दाम बढ़ोतरी हुई है और सीएनजी की कीमत अब ₹74.17 प्रति किलोग्राम कर दी गई है। और जबकि गुरुग्राम में इसकी कीमत ₹79.94 प्रति किलोग्राम हो गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। बरेली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रिलायंस पेट्रोल पंप पर ट्रक में आग लग गई। इस वक्त की बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रक में डीजल डलवाते समय ये आग लगी है। वहीं आपको बता दें कि पूरा जो ट्रक है वो जलकर खाक हो गया। वहीं आपको बता दें कि फरीदपुर के रिलायंस पेट्रोल पंप की एक घटना है, जहां पर बरेली में ये इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर
एक आग की घटना सामने आई। वहीं आपको बता दें कि रिलायंस पेट्रोल पंप पर एक ट्रक में आग लगी और वहीं आपको बता दें कि इस आग की वजह से पूरा ट्रक जो है वो जलकर खाक हो गया और ट्रक में डीजल डलवाते समय ये भीषण आग लगी, जिसके बाद ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। और वहीं आपको बता दें कि डीजल डलवाते समय ट्रक में आग लगी और वो जो ट्रक था पूरा जलकर खाक हो गया। फरीदपुर के रिलायंस पेट्रोल पंप की एक घटना है जहां पर एक ट्रक में आग लगी और आग लगने के बाद आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे एक जो ट्रक है जो जलकर खाक हो गया, जो उसकी जो लपटें हैं वो दूर दूर तक दिखाई दे रही है और जो ट्रक था वो धू धू कर जल गया। और वहीं जो आग की लपटें वो काफी तीव्र देखी जा सकती है। और वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे एक पेट्रोल पंप पर एक ट्रक में आग लगी, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का भी माहौल बन गया और वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुलाया गया और उसके बाद ये आग पर काबू पाया गया। और वहीं आपको बता दें कि आग लगने की वजह से जो ट्रक था वो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। और वहीं यूपी के मुरादाबाद की थाना पाकबड़ा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। और वहीं आपको बता दें कि पकड़े गए 6 आरोपियों के पास से पुलिस ने बड़े 4 पहिया वाहनों के करीब 40 इंजन सहित 10 लग्जरी कारें भी बरामद की। और वहीं पुलिस ने इस गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि 6 आरोपी अभी भी फरार बताए गए। हालांकि पुलिस का दावा है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि इनके पास आरोपियों के पास से करीब 40 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों के पास से बरामद की गई लग्जरियों के पुर्जे की कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी जा रही और 10 लग्जरी कारें बरामद की गई और पकड़े गए सभी 6 आरोपी अमरोहा और मुरादाबाद जनपद के रहने वाले बताए गए और जिन पर पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। और वहीं एसएसपी मुरादाबाद बबलू कुमार ने बताया कि काफी समय से जनपद में कार चोरी के मामले सामने आए थे, जिस पर सूचना तंत्र और एसओजी टीम को लगाया गया था, जिसका बहुत जल्द थाना पाकबड़ा और एसओजी की टीम ने एसपी सिटी और सीओ हाईवे के कुशल नेतृत्व में खुलासा किया। और एसपी ने बताया कि 10 गाड़ी के इंजन नंबर की ट्रेसिंग से पहले में गाड़ी चोरी के कुल 8 मुकदमे सामने आए थे, जबकि अभी 42 गाड़ियों की डिटेल खंगालनी बाकी है। और वहीं एसएसपी ने आगे बताया कि पाकबड़ा के पास ही वाहन चोर गिरोह दिल्ली एनसीआर के आसपास के जिलों से गाड़ी चोरी करने के बाद यहां गाड़ियों का अवैध कटान कर उसके इंजन सहित पुर्जे निकालकर अलग अलग जिलों में दुकानदार को बेचे जा रहे थे। फिलहाल पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं जबकि मुख्य आरोपी सरगना मुनवा निवासी अमरोहा थाना डिडोली सहित 6 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अभी कोशिश जारी है। और वहीं देश की सेवा कर रहे एक पिता की बहादुर बेटी ने कमाल कर दिखाया। और वहीं आपको बता दें कि मामला आगरा का है, जहां लूट की घटना को अंजाम देने के इरादे से कुछ बदमाश अवनी के घर में घुस गए थे, जहां उन्होंने घर में घुसी अवनी के मां के साथ मारपीट भी की। और वहीं 7 साल की अवनी ने सूझबूझ दिखाकर पड़ोस में रहने वाले बाबा को बुलाया और वहीं लोगों को आता देख बदमाश वहां से फरार हो गए, पर महिला का पर्स लेकर बदमाश वहां से फरार हो गए और वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखा था टहल रहे हैं तो फिर माँ ऊपर चढ़ाने लगी, तो जैसे ही माँ ने स्टैंड करा तभी वो बदमाश धीरे धीरे भाग के और माँ के हाथ पकड़ लिए। फिर उसके बाद माँ ने भी माँ ने कहा क्या हो गया भैया, क्या हो गया, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर मैंने भी देखा था तो ये लड़ाई हो रही है, तो मैंने कहा मौका पाकर मैं भी निकल गई यहाँ से और फिर मैं गई अम्मा के घर पर। अम्मा ऐसे कोई एक लड़का पीछे पड़ गया था, लेकिन वो उधर बैग लेकर उधर गया रहा था, वो बच गई। तो वो एक आदमी मेरा पीछा करा तो मैं छुप गई उधर साइड को और फिर मैंने अम्मा को, जैसे वो चला गया तभी मैंने अम्मा को जाके बता दिया, तभी पुलिस को फ़ोन हो गया और पुलिस आ गई। मेरी माँ थोड़ी सिर पे लगी थी और घर साइड को लगी थी, घर भी लगी थी।
और वहीं ताज नगरी आगरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी में उस समय चीख पुकार मच गई जब वहां रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। और वहीं विवाहिता की मौत की सूचना मिलते ही विवाहिता के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं आपको बता दें कि एक नवविवाहिता का शव मिलने के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई, जिसकी सूचना उसके घर वालों को दी गई और घर वालों ने उसके बाद तहरीर दी और वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कि वो आग लगा ली है, बस यही बताया था। हम सीधे वहाँ घर से सीधे भगे चले आए, यहाँ आए। किसके आग लगा दी है? के मतलब ये बताइए कि घर में वहाँ आग लगा ली है किसी ने। अच्छा। हाँ, गगन के चोट आई है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से घर से यहाँ आए हैं हम लोग। तो हमने यहाँ देखा है कि ऊपर कमरे में पड़ी हुई थी वो नीचे धरती पे और सास नीचे बैठी हुई थी। मैंने घर से चलते ही रास्ते में फोन किया था तो सास ने फोन उठा लिया है, हेलो करके पूछा कि कौन बोल रहा है। बस अब वैसे फोन करती है, बात करती है। अब मेरा नंबर भी नहीं पहचाना उसने है और दरोगा को दे दिया किसी को। उन्होंने मुझसे बात करी कि मैं दरोगा बोल रहा हूँ और आपकी बहन ने ऐसी आँच लगा ली है और हाँ, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। और ये जो है गांव वालों ने सब मिल करके पूरा सहयोग करके अच्छी शादी की थी। एक्टिवा वगैरह खूब दही दिया था, सारा सामान दिया, लेकिन इन लोगों ने बहुत उत्पीड़न किया। तो समय आया लेकिन समझ में नहीं आई। 6 महीने तक हमने अपने घर पर रखा। पंचायत में गांव के 20 आदमी ने और जो अशोक लवानिया है वो मेन आदमी है, उन्होंने अपने कोठी पर पंचायत में सबको बुलाया। ये भी गए, इन्होंने ये कहा कि हम पूरी जिम्मेदारी है हमारी सबकी और कोई घटना नहीं। और वहीं नोएडा में सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के सेक्टर 24 के जंगल में 10 वर्षीय मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। और वहीं खेड़ा कॉलोनी का रहने वाला 10 वर्षीय मासूम हर्ष और उर्फ काना पुत्र अरिजीत सिंह 3 दिनों से लापता था। और वहीं परिजनों ने सेक्टर 24 के थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और 3 दिनों के बाद मासूम का शव जंगल में मिला और वहीं शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। और वहीं सेक्टर 24 के थाना प्रभारी निरीक्षक ज्ञान सिंह ने बताया कि खोड़ा कॉलोनी का 10 वर्षीय बच्चा हर्ष जो है 3 दिनों से लापता था, जिसके बाद अब उस मामले में उसके पिता ने थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। और वहीं उन्होंने आगे बताया कि मामले की जांच कर रही है थाना खोड़ा पुलिस ने उसके मौसी के बेटे सहित 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। और वहीं पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि 3 दिन से पहले से ही हर्ष को बेला फुसला कर नोएडा ले गया और नोएडा सेक्टर 54 के जंगल में उसकी धारदार हथियार से हत्या कर शव को बोरे में बंद करके जमीन में गाड़ दिया था। और वहीं थाना प्रभारी ने आगे बताया कि खोड़ा पुलिस की सूचना पर थाना सेक्टर 24 पुलिस ने सेक्टर 54 के जंगल से शव को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं उन्होंने आगे बताया कि पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपी नशे के आदी हैं और उन्होंने फिरौती के रूप में रकम वसूलने की नीयत से बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या की थी। वहीं उत्तर प्रदेश में बस्ती के बगई गांव के रहने वाले रामनिवास की मौत हो चुकी है और घर वालों से लेकर गांव वाले तक इस बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों की दिन रात की मेहनत ने रामविलास को जिंदा रखा है। और वहीं दस्तावेज यही कहते हैं और दरअसल परलोक सिधार चुके रामविलास के प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री केशव राम के नाम हो गई और ये काम रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों ने किया और ये कारनामा रजिस्ट्री विभाग की रजिस्ट्रार मीना पटेल ने किया। और इस मामले को लेकर रजिस्ट्रार मीरा पटेल पर पूरे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। और वहीं एसडीएम सूरज यादव ने अपनी जांच में फ्रॉड की पुष्टि की थी, लेकिन रजिस्ट्रार से लेकर रजिस्ट्री कर्मियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और वहीं मृतक रामविलास के परिवार वाले ने न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रहे हैं। और वहीं रजिस्ट्री विभाग की रजिस्ट्रार मीरा पटेल ने मीडिया से बात करते हुए फर्जी रजिस्ट्री के सवाल पर कहा कि मुझे कुछ भी इस बात की जानकारी नहीं है। और वहीं एसडीएम साहब जब मुझे बुलाए थे तब मैं गई थी और दोनों भाई हैं और दोनों की शक्ल भी मिलती जुलती है। और वकील ने भी बताया कि और उन्हें बुलाया गया है
और वहीं कौन मृतक है कौन जीवित है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और बाहर ही रजिस्ट्री करने वाले की फ़ोटो खींची जाती और इसके बाद मेरे पास वेरीफाई के लिए आता है और इसलिए इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। वहीं यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न हो गई और बोर्ड द्वारा जारी एक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। और वहीं आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही खत्म हो जानी थी, लेकिन 12वीं का इंग्लिश का पेपर लीक होने से इसे कुछ जिलों में दोबारा से आयोजित कराया गया और इस हिसाब से एग्ज़ाम बुधवार 13 अप्रैल को संपन्न हुए। और बुधवार को जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा साल 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 13 अप्रैल को संपन्न हो गई। और यही नहीं, यूपीएमएसपी के सचिव ने आगे कहा कि इस बार की बोर्ड परीक्षा 2022 में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए कुल 148 परीक्षार्थी पकड़े गए और इस बार परीक्षा के दौरान काफ़ी सख्ती भी बरती गई है। वहीं परीक्षाएं होने के बाद अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है।